पापा का डेली शराब पी के आना, क्योंकि दिन में मेरे पापा एक टोटली डिफरेंट इंसान थे, बिना पिए। लेकिन पीने के बाद वो एक जानवर थे, जो बिना किसी वजह के आपको बेल्टों से भी मार सकते हैं। एक बार मैं बस में किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, वो एक-दूसरे से बात कर रही थी मेरे बारे में कि इस बेचारी के बॉयफ्रेंड ने इसके मुँह पे तेज़ाब फेंक दिया होगा, इसलिए इसका चेहरा ऐसा है। और यहाँ से आया मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और मैं एक योगा टीचर हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने आई हूँ। कैसे एक खुश रहने वाली बच्ची जो हमेशा फुदकती रहती थी, इधर-उधर नाचती कूदती रहती थी, एक सहमी डरी हुई सी बच्ची बन गई। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको आपका ध्यान अपने चेहरे पे लाना चाहूँगी। आपको मेरे फेस पे एक स्कार दिख रहा होगा। स्कार को देख के आपके मन में भी यही आया होगा ना कि एसिड अटैक हुआ होगा इसके ऊपर, पर ऐसा नहीं है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और बताती हूँ कैसे आया मेरे चेहरे पे ये निशान। ये बात है सन 1996 की। मैं एक छोटी 4 साल की बच्ची थी। मैं बैठ के पढ़ रही थी। घर में अचानक से लाइट चली गई, तो मेरी मम्मी ने मिट्टी के तेल का चिराग बनाया हुआ था। पहले के टाइम पे 20-25 साल पहले, जब हमारे यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहती थी, लाइट अक्सर जाया करती थी। मुझे लगा लाइट आ चुकी है, तो अब मैं एक काम करती हूँ, उस लाइट चिराग को बंद कर देती हूँ। मेरी मम्मी बाहर बैठी थी, मुझे लगा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैंने जैसे ही उस लैंप को होल्ड किया, उसका बेस बहुत गरम हो रहा था। मेरे हाथ जले और मैंने छोड़ दिया। वो सारा तेल केरोसिन ऑयल ज़मीन पे गिरा और साथ में मेरी फ्रॉक पर भी गिरा, और मैंने फ्रॉक पहना हुआ था, वो पूरा फ्रॉक जल गया। धीरे-धीरे वो आग बढ़ती चली गई और मेरे हाथों पे और मेरे फेस पे आई। पर मुझे बहुत डर लग रहा था अपनी मम्मी को बुलाने में, कहीं वो मुझे डाँटे नहीं। अचानक से मेरी मम्मी ने देखा ये आग कहाँ से है, और उन्होंने आके मुझे बचाया, रेस्क्यू किया। बस साथ में थोड़ा पानी था एक बाल्टी में, और मेरी मम्मी ने वो पानी की बाल्टी मेरे ऊपर फेंकी, और फिर इधर-उधर से सब पड़ोसी आए, इकट्ठे हो गए और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। आस-पड़ोस के सभी लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और जैसे-जैसे मैं रिकवर हुई और घर पे वापस आई, तो धीरे-धीरे मैं भी नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना, पढ़ना शुरू कर दिया। लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी। तब रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ चेंज हुआ है लाइफ में, क्योंकि 4 साल के बच्चे को क्या ही पता चलता है। लेकिन जैसे-जैसे मैं ग्रोइंग एज में आ रही थी, मेरे सोसाइटी का एक प्रेशर मेरे पे पड़ता जा रहा था। अरे! जहाँ भी लोग मुझे देखते थे, "अरे बेचारी, इसके साथ क्या हो गया? अरे बेचारी, इसका क्या होगा?" ये रोज़ मेरा कांस्टेंट, मतलब मैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर "अरे बेचारी" शब्द के साथ करना शुरू कर दिया था। स्कूल में मेरे साथ, जब मैं 5वीं क्लास में थी, स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे और मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो टीचर्स ने पूछा कि कौन-कौन टीचर्स डे पे एज़ अ टीचर टीचर का रोल करना चाहता है, कौन बनना चाहता है? आप सबके स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटी होती ही होंगी। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैम मैं बनूँगी। मैम ने कहा हाँ, हाँ बेटा बिल्कुल, और उन्होंने मेरा नाम लिखा, ठीक है आप टीचर्स डे पे आप भी टीचर बनने वाले हो। नेक्स्ट डे वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा नहीं बेटा आप नहीं बन सकते। मैं थोड़ी शॉक थी, मगर मैम क्यों? फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये मैं तो पढ़ाई में ठीक हूँ ना? आपने कहा था कि जो बच्चे पढ़ाई-वढ़ाई में ठीक होते हैं तो टीचर्स उन पे ध्यान देती हैं और उनसे अच्छे से बात करती हैं, पर टीचर ने तो मुझे मना कर दिया, मैं टीचर्स डे पे टीचर क्यों नहीं बन सकती? इस इंसिडेंस ने मेरा मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया कि अ अच्छा भी कर रही हूँ बस, लेकिन शक्ल की वज़ह से वो मुझे कहीं न कहीं एज़ अ, क्योंकि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में शायद मुझसे उस टाइम पे नीचे हो सकते हैं, उनके कम, अगर हम ग्रेड्स की बात करते हैं तो कम ग्रेड्स आ रहे थे और मेरे ज़्यादा आ रहे थे। फिर भी वो मुझे मना कर रहे हैं कि आप नहीं बनो, तो मुझे समझ आया यही एक रीज़न था। उस इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत दुःख फ़ील हुआ कि पढ़ाई भी अच्छी कर रही हूँ, उसके बाद भी ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये घटना ने मेरे दिमाग पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम हो गया। मैं आंसर देने से डरने लग गई। क्लास में मैं पहले फर्स्ट डेस्क पे बैठा करती थी, पीछे डेस्क पे बैठना शुरू कर दिया कि नहीं, दे डोंट वांट मी। मुझे वाली फीलिंग आने लग गई, स्कूल से ही आना शुरू हो गई। ऐसा एक बार हुआ जब मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के, हमारा पूरा परिवार एक मूवी देख रहा था, तो उस मूवी में जो अदाकारा थी उनके चेहरे पे एक स्कार था। मूवी में उनकी शादी एक इंजीनियर से होती है। तो मेरे पिताजी बोलते हैं उसको गाना गाना आता था, तो इसीलिए इसकी शादी इंजीनियर से हो गई। तुझे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं आता, तेरा क्या होगा? तू तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। कोई गुण ही नहीं है तुझ में तो।
और ऐसी चीज़ें जो कि तुझ में कुछ गुण नहीं है, शक्ल भी नहीं है, सोसाइटी भी यही बोल रही थी, इसका क्या होगा? जो बेचारी वाला टैग था मैं ऐसे एक्सेप्ट कर चुकी थी ना, आई एम बेचारी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद और ऐसी फैमिली में रहना जहाँ रोज़ मेंटल अब्यूज़ हो रहा है आपके साथ। पापा का डेली शराब पी के आना, पूरे परिवार को, मेरी माँ मम्मी को, भाई को, सबको, मेरे फैमिली को टॉर्चर करना कहीं न कहीं पी के। ऐसी अपब्रिंगिंग में मुझे समझ भी पता भी नहीं था क्या होने वाला है आगे जाके, कैसे होगा, कैसे करूँगी? बट ये था कि ये सिचुएशन में ज़िंदगी भर तो नहीं रहना है। इससे एक ना एक दिन तो बाहर निकलूँगी ही। लेकिन जितना ये मेंटल अब्यूज़ बढ़ता जा रहा था ना, मेरे पापा का, मेरी मम्मी की तरफ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस था, ये रोज़ देख-देख के, ये नहीं पता था क्या करना है, लेकिन ये पता था कुछ तो करना है और यहाँ इस सिचुएशन से खुद को और अपने परिवार को, अपने पापा को भी इस स्थिति से बाहर निकालना है। मुझे पता है वो बुरे इंसान नहीं है, बट एक दारू जो पी के आ रहा है वो उन्हें बुरा बना रही है, क्योंकि दिन में मेरे पापा एक टोटली डिफरेंट इंसान थे। बिना पिए। शायद उनसे प्यारा कोई इंसान मैंने नहीं देखा होगा, उनसे ज़्यादा प्यार मुझसे मुझे किसी ने नहीं किया होगा, बिना पिए। लेकिन पीने के बाद वो एक जानवर थे, जो बिना किसी वजह के आपको बेल्टों से भी मार सकते हैं। लाइफ़ ऐसे धीरे-धीरे लड़ाइयों में, कलेशों में कटती ही जा रही थी और मैं भी बड़ी होती जा रही थी। अब 12th कर चुकी थी मैं, सोचा इसके बाद कुछ तो करती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज रेगुलर नहीं कर पा रही थी, मैं एसओएल से कॉलेज कर रही थी। तो आई थॉट कि बाहर जाती हूँ, कुछ जॉब सर्च करती हूँ। तो एक बार मैं बस में किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो बस में एक आंटी मेरे साइड में या मेरे साइड में बैठी थी और मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो दोनों आपस में एक-दूसरे को जानती थी। उन्होंने मुझसे बात भी करना ज़रूरी नहीं समझा, वो एक-दूसरे से बात कर रही थी मेरे बारे में, कि इस बेचारी के बॉयफ्रेंड ने इसके मुँह पे तेज़ाब फेंक दिया होगा, इसलिए इसका चेहरा ऐसा है। वो इंसिडेंट ने तो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए, लाइक ऐसा कि अब तो कुछ करना ही है, वरना ये लोग हमेशा बोलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके चेहरे पे निशान हैं, तो वो किसी तेज़ाब की वजह से ही हो। आप जैसे हो, वैसे बहुत सुंदर हो सकते हो। सोसाइटी के जजमेंट की वजह से मुझे चेंज अपने आप को करना था, पर इन लोगों के जजमेंट की वजह से नहीं, इनको और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि वो इनको जवाब देना है अपनी इम्प्रूवमेंट से, अपने मुँह से मैंने उन्हें, वहाँ मैं चुप रही। उस वक़्त कोई जवाब नहीं था। मेरा जवाब आज यहाँ पे खड़े होके है उन लोगों को, कि बॉयफ्रेंड ने नहीं डाला था, बचपन का हादसा था आंटी जी। और यहाँ से आया मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे एक फ्रेंड है रवि जी, वो एक योगा टीचर है, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप ना योगा करना शुरू करो। उस वक़्त जब मैं योगा करती थी, तो मेरा एम कहीं से कहीं तक भी योगा से पैसे कमाना नहीं था। वो बस अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, अपनी मेंटल फ़िटनेस के लिए था, क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, फ़िज़िकली भी, क्योंकि इतना जब आप सुनते हो लोगों से, तो आप अपना अ, कहीं न कहीं आप डिप्रेस हो जाते हो, और लोगों का डिप्रेशन अलग-अलग तरीके से एक्यूमुलेट होता है। मेरा ये था कि मैं बहुत खाती थी और मेरा वेट भी मैंने काफ़ी गेन कर लिया था, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। लेकिन जब मैंने अपनी योगा की प्रैक्टिस शुरू की, मेरी बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो गई। मैं मेंटली ज़्यादा शांत हो गई, फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हो गई। लोगों के टोंट मुझे टोंट नहीं लगते थे, अब मुझे हँसी आती थी कि इनका दिमाग ही ऐसा है, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कि आप जब तक वर्ल्ड को चेंज करना चाह रहे हो, आप स्मार्ट हो, लेकिन जब आप खुद को चेंज करते हो, तो आप वाइज़ हो। तो मैंने वाइज़ बनना चुन लिया था उस दिन से ही। मैंने अपना पहला योगा कोर्स मोरारजी देसाई, दिल्ली में एक मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने योगा की शुरुआत की। योगा चल ही रहा था, लेकिन मैंने प्रोफ़ेशनली योगा स्टार्ट नहीं किया था, बस मैंने अपने लिए शुरू किया। तो योगा ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, धीरे-धीरे मैंने जॉब सर्च करना शुरू की। वो अपने आप, जो मैं दबी हुई रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, शर्म आती थी, डर लगता था लोगों से बात करने में, वो पता नहीं कैसे वो सारे बैरियर्स जो मैंने अपने लिए बनाए हुए थे, वो टूटते चले गए। तो मैंने जॉब ढूँढना शुरू की, मुझे एक जॉब मिली एचआर की। अ, अच्छी खासी सैलरी तो नहीं थी, 17-18 हज़ार मिल जाते थे उस टाइम पे, लेकिन लॉकडाउन आया, कोविड आया और मेरी वो जॉब भी चली गई। अभी जॉब चली गई, और मैंने स्कूटी ली हुई थी ईएमआई पर। लॉकडाउन था, मेरे पे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, जितने भी मैंने सेविंग्स उस जॉब से की थी, क्योंकि घर में भी खर्चा होता था, वो भी देने पड़ते थे, तो मेरे पे खुद कुछ भी सेविंग्स नहीं थी। थोड़े बहुत जो पैसे थे, मैं
घर में चोरी हुई तो वो पैसे भी चले गए। मेरी स्कूटी तक चली गई थी ईएमआई की। लेकिन योगा ने ऐसी ज़िंदगी बदली कि आज अपने खुद के पैसों से मैंने अपनी कार ली। ख़ैर वापस से आते हैं मेरी योगिक जर्नी पर। मेरी लॉकडाउन के बाद जॉब चली गई थी, तो मैंने अपनी इस योगिक साधना को कंटिन्यू करने के लिए सोचा कि मैं ऋषिकेश जाऊँगी और वहाँ से अपनी साधना और डीपन करूँगी। लेकिन पैसे थे ही नहीं, जॉब चली गई थी, मेरे पास मात्र 5,000 रुपए थे। मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उधार माँगे कि मुझे एक कोर्स करना है, प्लीज़ अभी के लिए आप मुझे कोर्स की फ़ीस दे दो, बाकी मेरे पास 5,000 रुपए हैं, मैं खाने का खर्चा उस 5,000 से चला लूँगी। अब पता नहीं था कैसे चलाऊँगी, बस ईश्वर पे भरोसा था कि वो चलवा देगा जैसे भी होगा। तो अपना कोर्स स्टार्ट किया। पहले महीने मैंने जैसे ही अपना कोर्स में एनरोल किया, मेरा 1 महीने का कोर्स पूरा हुआ, 3 महीने का कोर्स था मेरा वो ऋषिकेश में। मुझे एक छोटे बच्चों की क्लास मिली। उन्होंने मुझे 2,500 या 3,000 रुपए पे करने का बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं करवा दूँगी आपको क्लास, आप प्लीज़ स्टार्ट करो मेरे साथ। फिर मेरे पे पहली वो 2 छोटी बच्चियाँ थीं, उनकी क्लास आई और उससे मुझे 2 ढाई हज़ार रुपए कुछ हर महीने मिलना शुरू हुए। कोविड का टाइम ही था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ग्रुप बना हुआ था। ऑल ऑफ सडन पता नहीं किसने मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लिया। मैं जानती भी नहीं थी। उस ग्रुप में कम से कम 250-300 लोग थे। मेरे मन में क्लिक हुआ कि ये कहीं न कहीं अभी सफ़र कर रहे हैं और इस टाइम पे कोविड के टाइम पे हमें योगा की ब्रीदिंग वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने हर उस ग्रुप में सबका नंबर लेकर हर किसी को मैसेज करती थी कि मैं एक परसुइंग योगा टीचर हूँ। आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी आप पे करना चाहें, नहीं करना चाहें, आपकी मर्ज़ी होगी, आप मेरे साथ शुरू कीजिए। तो धीरे-धीरे मेरा कोर्स ख़त्म ही होने वाला था, उससे पहले मुझे उस ग्रुप में से, जिसमें मैं किसी को भी नहीं जानती थी, मुझे 2 स्टूडेंट मिले। 5-5 हज़ार रुपए मैंने उनसे चार्ज किए 1 महीने के, तो 10,000 रुपए मेरे वहाँ से आ गए और मेरी योगा की फ़ीस भी निकलना शुरू हो गई। जो मैंने कोर्स के लिए फ़ीस देनी थी, वो भी मेरी उस ग्रुप से आना शुरू हो गई। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, कहाँ मैंने सिर्फ़ 2 बच्चों से और 2,000 रुपए से योगा की जर्नी शुरू की थी। आज मेरे पास मेरी क्लासेस में हर महीने 200 से 250 लोग आते हैं। मैं खुद पर्सनल अगर मैं आपको अपनी इनकम बताऊँ, तो मैं अपने रिट्रीट से, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस से 2 से ढाई लाख रुपए महीना भी कमा लेती हूँ। मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप अपने आप को अपनी कद-काठी से, अपने रंग-रूप से कभी छोटा मत समझिए। ये सिर्फ़ समाज के बनाए हुए दायरे हैं आपके लिए, यू आर अबव देन दिस। दुनिया हमेशा आपको पीछे खींचेगी, हमेशा रोकेगी, पर आपको अपनी क्षमता का पता होना चाहिए। उल आपको हमें किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करनी है कि वो आपको वैल्यू दे, आपको खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं बढ़ाएँगे, दूसरा आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। अगर आपकी मेहनत सच्ची है ना, तो ईश्वर आपको ज़रूर मौके देगा। बस आपको अपनी इस मेहनत को कंटिन्यू रखना है। और स्पेशली ये लड़कियों के लिए, अगर आप लड़की हैं तो चाहे आपके हस्बैंड कितना भी अमीर क्यों ना हो, आपके फादर पे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपको इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। आपको अपनी बेसिक नीड के लिए अपने हस्बैंड के पास ना जाना पड़े। आप अपने हस्बैंड के पास जाएँ अपनी इमोशनल नीड्स के लिए। जब तक आप वैसी सिचुएशन में नहीं आएँगे जिसमें आप इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आप किसी को भी अपना पार्टनर चुन लेंगे। जैसे कि मुझसे कहा जाता था कि इसका 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 40 साल का है, इससे तेरी शादी करा देते हैं। लेकिन आज मेरे परिवार की ये मुझसे कहने की हिम्मत नहीं होती है। मैंने जोश टॉक्स की कई मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोज़ देखी, जो मुझे इंटरनली बहुत मोटिवेट करती थी और हमेशा से लगता था कि यहाँ पर मुझे भी आना है एक दिन। आज वो दिन आ ही गया और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच के माध्यम से जो जोश टॉक्स ने मुझे दिया है, उसके माध्यम से मैंने आज आप लोगों तक अपनी स्टोरी पहुँचाई है। थैंक यू।